साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कोशिका या सेल से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें उनका आंसर कैसे देना। तो दोस्तों बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको बता देता हूँ कि जो कोशिका थी उसको सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा था। दोस्तों हुआ यूं कि जो रॉबर्ट हुक थे वो कोर्क को काट रहे थे। तो दोस्तों कोर्क को काट रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि कोर्क को काट के और उन्होंने उसकी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको कुछ इस तरह से उसके अंदर सेल नजर आए या अपन कह सके कोष्टक नजर आए। तो उन उसके बाद उन्होंने इन कोष्टक को नाम दे दिया सेलुला ई सेलुला। ओके। और दोस्तों यहीं से माना जाता है कोशिका की खोज और ये कोशिका की खोज का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट हुक को। दोस्तों याद रखिए ये कोशिकाएं मृत थी। ओके। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को किस वैज्ञानिक ने देखा। इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि वो मृत थी क्योंकि कोर्क होता है एक प्रकार का लकड़ी टाइप का होता है। जैसे किसी बोतल का ढक्कन लगाते हैं तो उसको कोर्क बोलते हैं। लकड़ी वगैरह का होता है तो ये तो लकड़ी सूख गई तो यानी वो मृत हो गई। तो जीवित कोशिकाओं को देखने का जो श्रेय है वो ल्यूवेन ओक को जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम बैक्टीरिया को देखा था। इन्होंने क्या किया है कि ये जो अपन बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप का जो अपर वर्जन था वो इन्होंने बनाया था और इन्होंने दांत की जो गंदगी थी उसको इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा और वहां पे इन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा था। इसलिए जीवित कोशिकाओं को देखने का श्रेय और बैक्टीरिया की खोज का श्रेय दोनों ही ल्यूवेनहोक को जाता है। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो दोस्तों केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। तो सेलुलाई सेलुला से ही सेल बना है और जो सेल नाम है वो भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ जो प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है तो सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पे निकल के आएगी स्तुरमुर्ग का अंडा। ये लगभग 14 सेंटीमीटर इसका जो डायमीटर होता है अंडे का। इसलिए सबसे बड़ी कोशिका का श्रेय स्तुरमुर्ग के अंडे को जाता है। निम्न में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। दोस्तों सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ प्लोरोन्यूमेनिया लाइक ऑर्गेनाई। दोस्तों ये क्या होते हैं कि कोशिका जो सेल वॉल होती है उससे रहित ये छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको पीपीएलओ बोलते हैं। तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है। तो दोस्तों जो कोशिका होती है उसका सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। और दोस्तों जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें 70s और प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में 80s और प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70s होते हैं। सबसे छोटे यही होते हैं। कोशिक जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। अब दोस्तों याद रखिए यहाँ पे ये अपने को एनिमल सेल के बारे में पूछ रहा तो एनिमल सेल का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिज्म होता है ना ये कोशिका इनकी बोल रहा है तो दोस्तों वो केंद्रक होता है। ऐसे करके वो पूरे लगभग ये 40% भाग में फैला हुआ होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है। तो जो पादप कोशिका होती है लवक या क्लोरोप्लास्ट ये सबसे बड़ा इसका अंग होता है। और इसमें जो इस प्रकार से करके जो न्यूक्लियस होता है वो एक कोने में सिमटा हुआ रहता है। निम्न में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया। तो जीवन का भौतिक आधार दोस्तों यहाँ पे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को माना गया है क्योंकि दोस्तों जो सारे कोशिकांग है वो इसी में सुरक्षित रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग को वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है यानी यानी एनिमल सेल में और प्लांट सेल दोनों में कौन सी प्रेजेंट रहती है। तो जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो दोनों में रहती है। जबकि जो ये सेल वॉल और हरित लवक और ये जो लयन काय है या वेसोफिल्स है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ
प्लांट सेल्स में ही मिलती है, एनिमल सेल्स में नहीं मिलती है। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों ही सेल्स में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है, यानी प्लांट सेल में कौन सी प्रेजेंट रहती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन अपने को मिल रहे हैं उनमें जो ये कोशिका भित्ति है या कोशिका सेल वॉल है, सेल वॉल, ये ही सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलती है। बाकी मतलब केवल प्लांट सेल्स में, ये प्लांट सेल्स में ये भी होती, लेकिन ये एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों कोशिका भित्तिया सेल वॉल है। निम्न में से कौन से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? अब दोस्तों ये जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो दोस्तों ये अपने को सबसे पता है कि वो तंत्रिका तंत्र जो होती है वो अपनी सबसे बड़ी कोशिका है। निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो माइकोलाज्मा या पीपीएलओ होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है, यानी कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? तो दोस्तों आप यहाँ याद रखें, जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो दोस्तों ये केंद्रक में होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य पूरी कोशिका में, या कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, ये सब पूरी कोशिका में होता है। जबकि जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? जो अपनी कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होती है उसका नेचर क्या होता है दोस्तों? तो उसका नेचर होता है अर्धपारगम, यानी सेमी मेम्ब्रेबल होती है वो, और वो मतलब कुछ प्रकार के ही केमिकल्स को गुजरने देती है और कुछ को वो रोक लेती है। निम्न में से कौन सी कोशिका को आत्मघाती वेग या सुसाइडल वेग बोलते हैं? तो दोस्तों लाइसोसोम को सुसाइडल वेग बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रकार के एंजाइम्स भरे हुए होते हैं जो क्या होते हैं कि जो मृत कोशिकांग होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर ये फट जाए तो ये बिना मतलब जीवित कोशिकाओं को भी ये नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इसको आत्मघाती थैली या सुसाइडल वेग बोलते हैं। वसा का संचय कौन सा अंग करता है? दोस्तों हमेशा याद रखें, जो वसा का संचय, वसा का स्त्रवण ऐसे कुछ करके आए तो ये कार्य गोल्जी काय का होता है, गोल्जी काय का कार्य यही होता है। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य वो पावर हाउस होता है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री और लाइसोसोम सुसाइडल वेग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी, यानी कोशिकीय श्वसन या जो दोस्तों श्वसन दो प्रकार का होता है, एक बाहरी श्वसन जिसमें हम श्वास लेते हैं, और कोशिकीय श्वसन जहाँ पे भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है, यानी भोजन के जो अंदर बड़े बड़े पोषक तत्व होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कोशिकाओं के अंदर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो ये कार्य सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है। इसके अंदर दोस्तों जो केफ साइकिल्स वगैरह हैं ये चलते हैं। एक कोशिकीय प्राणी में जीवन की समस्त जैविक जैसे पाचन, शोषण और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? दोस्तों ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सारे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों आप याद रखें कि अगर यहाँ एकल कोशिकीय या एक कोशिकीय जीव की बात कर रहा है तो उसमें सभी कार्य एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होता है। तो इसका सही आंसर होगा एक। निम्नलिखित में से किसमें मध्य स्नेप्स अंतराल स्थित होता है? दोस्तों मध्य स्नेप्स अंतराल का मतलब होता है कि स्नेप्स होते हैं जो कोशिकाओं को कोशिकाओं से जोड़ते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जो इस प्रकार करके इसकी संरचना होती है तंत्रिका कोशिका की, फिर ये स्नेप्स जुड़ जाते हैं। तो यह स्नेप्स का जब भी नाम आए आप याद रखें, ये तंत्रिका कोशिका का एक गुण है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों जो कोशिकाओं का समूह होता है समान कार्य के लिए तो उसको उत्तक बोलते हैं। उत्तकों के समूह को अंग बोलते हैं और अंग के समूह को अंग तंत्र कहा जाता है, और अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो दोस्तों जो एक कोशिकीय जीव है वो कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करने का कार्य करते हैं, और ये एमाइटोसिस कहलाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जलता ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? दोस्तों एक तरह ये क्या है, ये क्रेब साइकिल्स की बात कर रहा हूँ। क्रेब साइकिल सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कोशिका में दोस्तों भोजन का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होगा। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पादप कोशिका भित्ति वो सेलुलोज द्वारा बनी होती है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 80% से अधिक जो अपनी सेल वॉल है उसमें जल पाया जाता है, जो कोशिका द्रव का एक प्रमुख घटक है। कौन सा कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं दोस्तों।
राइबोसोम को। और ये जो राइबोसोम होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्थित होती है, इसलिए यहाँ दोनों के नाम आ रहे हैं। तो राइबोसोम उसके ऊपर स्थित होते हैं, वो इस प्रकार से कुछ नलिकाएं द्वारा बनी होती है और उसके ऊपर ये इस प्रकार लगे रहते हैं। इस वजह से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया जाता है, और जिसके ऊपर ये नहीं लगे होते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो यहाँ पे RER और SER करके दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। बहुकोशिकीय जीव वो कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। यहाँ पर सही आंसर कोशिका विभाजन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन में इसका आंसर कोशिका भित्ति है। ये ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, यहाँ पे याद रखें। एक और जो अंग है वो केवल कोशिकाओं में पाया जाता है। एक तो होता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है तारका या सेंट्रियोल। ये ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह या सेल का पावर हाउस कहा जाता है? दोस्तों तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भोजन का ऑक्सीकरण होता है जिसकी वजह से ATP रिलीज करता है और इससे अपने शरीर को एनर्जी मिलती है। गोल्जी गाय का प्रमुख कार्य क्या है? तो जो गोल्जी गाय का प्रमुख कार्य है वह कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना और वसा का संग्रहण करना। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म राइबोसोम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का DNA रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, ये दोनों ही दोस्तों इसका आंसर सी होगा, ये दोनों ही रखते हैं। इनके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, ये सब दोस्तों DNA रखते हैं, और इस वाले DNA को cDNA कहा जाता है। संरचनाओं में कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो अंतःप्रद्रवी जालिका और कोशिका कलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में पाया जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन 2-3 रिपीट किए हैं। निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरियोट कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? दोस्तों जो अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, उसकी संरचना एक बैक्टीरिया जैसी होती है, यानी क्योंकि इसके पास खुद का DNA होता है, खुद का RNA होता है, और ये पावर हाउस की तरह भी कार्य करता है। इसलिए दोस्तों इसको प्रो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है, आप याद रखें हमेशा। और जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मेसोसोम पाए जाते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। ये किससे बना होता है? दोस्तों आप याद रखें, जो जीव द्रव्य कहा गया है ये कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग मिलकर ही, जो मतलब कोशिका के अंदर जो भी पार्ट है पूरा, जो भी है दोस्तों, वो सारे के सारे केंद्रक को छोड़कर वो कोशिका द्रव कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? तो दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर यहाँ पे हरित लवक ऑप्शन या क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन आए तो उसका भी ध्यान रखें, वो भी सही है। इनके अंदर दोस्तों DNA मिलता है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अपने हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन सा एक अर्धपारगम, यानी अर्धपारगम का मतलब सेमी पेमरेबल है, तो वो हो सदा ही आपको ध्यान रखना, वो कोशिका झिल्ली है। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, लाइसोसोम? निम्नलिखित में से किस कोशिका को एटम बम कहा जाता है? तो लाइसोसोम, क्योंकि दोस्तों अगर ये फट जाए तो ये जीवित अंगों को भी खाने कार्य कर सकती है और ये एक प्रकार की बीमारी होती है। निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? तो दोस्तों जो मैग्नीज होता है वो एक घटक है कोशिका भित्ति का। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या क्या है? तो दोस्तों जो जीवाणु कोशिका बैक्टीरिया सेल है उसमें सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलते हैं, तो यहाँ उसकी संख्या 0 होगी। उनमें इसकी जगह मिजोसोम्स नाम की स्ट्रक्चर मिलती है, जो उसकी कोशिका झिल्ली के इस प्रकार मुड़ जाने से वो बनती है। जीवाणुवी कोशिकाओं में नहीं होती कोशिका भित्ति, राइबोसोम, सूत्रकणिका और जीव द्रव्य, यानी ये सभी तो उनमें मिलते हैं। सेल मेम्ब्रेन उनमें मिलेगी, सेल वॉल उनमें मिलेगी, राइबोसोम मिलेंगे, 70S राइबोसोम मिलेंगे क्योंकि वो एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेंगे। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, ये सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा? तो जो एसिटिबुलेरिया नाम के जो
नील हरित शैवाल या ग्रीन ब्लू एल्गी है। साइनोबैक्टीरिया है, वो एक एसिड नाम का है, वो सबसे बड़ा जीव है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते थे दोस्तों? जो कोशिकाओं के अध्ययन है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है या सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।